स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। स्वच्छ भारत से लेकर स्वस्थ भारत तक और कश्मीर क्रांति से लेकर नागरिकता क्रांति तक मोदी सरकार ने इस एक साल में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। मोदी सरकार के इस एक साल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सीईसी मेंबर, साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके शहनवाज हुसैन जी। शहनवाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपकी सरकार के एक साल पूरे करने पर आपको बहुत बहुत बधाई। जी शुक्रिया जी। तो शहनवाज जी, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने पर जहां इस एक साल में अयोध्या विवाद का शांतिपूर्ण अंत भी हमने देखा है, 3 तलाक का खेल खत्म होते देखा है, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस भी देखी है, ऐसी कई उपलब्धियां आपके खाते में हैं। वहीं जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करना हो या फिर एनआरसी और सीए सरीकी बड़ी चुनौतियां हो, इस पर भी टकराते हमने देखा है। ऐसे में आपका क्या अनुभव है, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे एक साल को? देखिए, ये एक साल हिंदुस्तान की तारीख में सोने के अक्षर से लिखे जाएंगे और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ऐसे तो पूरा एक साल जोड़ना सही नहीं है, 6 साल ही देखें, क्योंकि कंटिन्यूटी में है। वो प्रधानमंत्री के तौर पर ओथ के सेकंड ओथ के 1 मिनट पहले भी वो प्रधानमंत्री थे, उसके बाद भी प्रधानमंत्री। सरकार उनकी ही चल रही है। देश की जनता ने 5 साल अच्छे काम के लिए लगातार दूसरी बार उनको देश का प्रधानमंत्री 303 सीट देकर उनको बनाया और वो जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह खड़े। क्योंकि जैसे आप मान लें कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, धारा 370 की समाप्ति हो और पूरे देश के अंदर आज जो कोरोना वायरस का खतरा आया उससे लड़ने की सबसे बड़ी चुनौती भी आई, लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला। इस वक्त खुदा ने ऐसा प्रधानमंत्री दिया जो इस संकट से जिस तरह लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया में इसकी प्रशंसा हो रही है, तारीफ हो रही है। पूरी दुनिया को लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत ने जो कोरोना से लड़ाई का मॉडल पेश किया है उस पर पूरी दुनिया के लोगों को गर्व है, भारत को भी गर्व है। अगर सही समय पर लॉकडाउन न हुआ होता तो आज ये संख्या 30 से 40 लाख होती। दिक्कतें दुश्वारियां आई हैं, लेकिन एक साल के अंदर हमने बहुत से फ्रंट पर बड़े अच्छे काम किए, लेकिन बड़ी चुनौती अभी कोरोना की आई। इसमें करीब 1,70,000 करोड़ का हम पैकेज, उन्होंने जन कल्याण का पैकेज पहले ही देने का काम किया और उसके बाद आप जानते हैं कि पूरी तरह अगर उपलब्धियों को देखें तो पार्टी ने 6 साल में देश की सेवा में पूरी ताकत, पूरी शक्ति लगाई और इसलिए मैं मानता हूं कि लॉकडाउन के समय आज दिक्कत दुश्वारी जो भी है, अन्य देशों के मुकाबले में जो विकसित देश हैं वो भी कोरोना के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए, लेकिन भारत है जो मजबूती से कोरोना के सामने लड़ रहा है। हम इसका कोई जश्न नहीं मना रहे एक साल का, लेकिन हम जो अपनी उपलब्धि है वो जनता के बीच में प्रधानमंत्री के पत्र के जरिए और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, फेसबुक लाइव करके पूरी दुनिया को बताने का काम किया है। मैंने इसे एक साल इस वजह से कहा था और आपने कहा कि इसे 6 साल के तौर पर देखा जाए, क्योंकि ये एक साल आपके पिछले 5 सालों की जो कार्यशैली है उससे काफी अलग रहा है। जो ये मोड है इस वक्त, जो शक्ल सूरत है इस सरकार की, वो भी कुछ ज्यादा मजबूत दिखती है और ज्यादा मजबूत फैसले शुरुआत में लिए गए इस एक साल के, जबकि हमने पिछले 5 सालों में देखा है कि उन्हें लेने में कुछ समय ज्यादा खिंचा था। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जब आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। लेकिन अगर मैं अंजाम की बात करूं तो क्या आपको लगता है कि अब जो आपने स्ट्रैटेजी पहले एक साल की बनाई होगी और वो काम और वो फैसले लिए भी हैं, क्या उसमें कुछ बदलाव होगा? आप कोरोना संकट का भी जिक्र कर रहे हैं, तो क्या इससे कुछ जो आपके फैसले हैं, जो आपकी रणनीतियां हैं, उनमें अब कुछ बदलाव करने की जरूरत होगी? नहीं, देखिए, हम अपने फैसले, एक तो हमने जो 5 साल में काम किया तो जनता का आशीर्वाद उस 5 सालों में मिला। आपको मालूम है कि उन 5 सालों के बाद किस तरह के इल्जाम प्रधानमंत्री पर लगाए गए। बड़ी सभा में कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री को छोड़ बोलते रहे, मंच लगा रहे, उनके वर्कर नीचे खड़े होकर गालियां देते रहे। हम सारे प्रवक्ताओं ने तो वो गालियां भी गिनी थी कि 100 हो गई थी। तो मैंने कहा कि अब तो कांग्रेस गई, क्योंकि गलती उनकी 100 हो चुकी थी, गालियां हो चुकी थी। फिर भी जनता ने आशीर्वाद दिया और जनता ने आशीर्वाद दे के सारी गलतफहमी को दूर किया। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है,
और जनता ही जज होती है। जनता ने जज करके हमें मौका दिया और हम लोगों ने उसके बाद जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बने तो एक बड़ी चुनौती थी। हम लोगों से 3 पूछते थे जब हम टेलीविजन के डिबेट में जाते थे। आप जानते हैं मैं बहुत साल से पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ। तो वो कांग्रेस के लोग जब आते थे कहते थे आप लोग नारा लगाते हैं, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो अब कोर्ट में अच्छे से पैरवी हुई, सरकार ने भी अपना पक्ष रखा और कोर्ट से निर्णय आया। राम मंदिर के निर्माण की जो बाधा थी वो दूर हुई है। बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से देश ने उसको स्वीकार किया। दूसरा, धारा 370 की जब बात थी तो लोग कहते थे, महबूबा मुफ्ती कहते थे इसको अगर चिमटे से छुओगे ना तो हाथ जल जाएगा। और कश्मीर भारत का झंडा कोई 35A भी छू लिया तो कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज भारत का तिरंगा लहरा रहा है जम्मू कश्मीर लद्दाख सब जगह। तो धारा 370 जब समाप्त किया तो हम लोगों को उसके बारे में पार्टी के प्रवक्ताओं को भी अंदाजा नहीं था, जबकि सरकार में जो निर्णय होते हैं उसके बारे में विश्वास में पार्टी के प्रवक्ताओं को सरकार लेती है और उनको पूरा ब्रीफ किया जाता है। जब भी कोई बड़ा एक्शन होता है तो हम लोगों को बुलाया जाता है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी ने तब जो हमारे अध्यक्ष थे तो हम सब प्रवक्ताओं को अपने रूम में बुलाया, कहा मोबाइल बंद कीजिए और टीवी देखिए। जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो हमें पता लगा कि इतना बड़ा काम, पाकिस्तान कहता था कि हम बहुत बड़ी ताकतवर हैं, एटम पावर है, लेकिन हमने घुसकर उनको मारने का काम किया था, जवाब दिया था। उसके बाद बालाकोट भी किया हम लोगों ने। लेकिन जब धारा 370 हटी तो मैं आज आपके न्यूज़ पर जिम्मेदारी से कहूँगा कि हमें भी यकीन नहीं था कि इतना जल्दी एक्शन होगा और सारी प्रक्रिया हुई। अमित शाह जी ने उसको और प्रधानमंत्री जी ने बहुत सीक्रेट रखा। वो पूरा बिल बनाया, बिल प्रिंट हुआ, वो राष्ट्रपति के पास गए, राष्ट्रपति जी की यहाँ भी रिकॉर्डिंग हुई। फिर सभापति जो राज्यसभा के होते हैं वहां बिल पेश होना था, वहां पर भी टाइम पे जाकर उनसे भी साइन कराया, उनको दिया, फिर प्रिंट भी कराया और सांसदों के जो लिफाफे मिलते हैं सुबह में उसमें भी डाल दिया जहां बैठते हैं। लेकिन उन्होंने पढ़ा ही नहीं कि ये डला हुआ है। और जब ये आया तो लोग समझ रहे थे ये क्या है। एक बैग पता लगा कि धारा 370 हट गई। तो 70 साल का जो अभिशाप था उसको हटाने का काम किया। काश नेहरू जी ने तब धारा 370 न लगाई होती तो इतना कष्ट न उठाना पड़ता। तो एक बड़ा काम वो हुआ। फिर जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आना था, देखिए मैं कश्मीर जब मैं युवा मोर्चा में था तब भी मैं जम्मू कश्मीर का प्रभारी था और मैं बहुत इलाके में गया हूँ, घूमा हूँ। डोडा, किश्तवाड़, पूंछ, राजौरी, इन सब इलाके में मैं 92-93 में घूमा हूँ। यानी आप समझिए तब मैं बहुत यंग होता था और उस वक्त पार्टी उमा भारती प्रेसिडेंट थी, मैं सेक्रेटरी था और जो आज किशन रेड्डी जो देश के गृह राज्य मंत्री जनरल सेक्रेटरी थे। तो हम उन एरिया में गए, जाकर हमने देखा था तब भी। और जब राजनाथ जी की नेतृत्व में एक कमेटी थी जिसमें रविशंकर प्रसाद जी, जेपी नड्डा जी, मैं और माया सिंह जी, हम चारों लोग थे और सब जगह गए तो देखा कि कितनी दिक्कत है। बंटवारे के बाद जो इस देश में लोग पाकिस्तान से आए उनको जम्मू कश्मीर में जो रुक गए उनको तो वोटिंग का भी राइट नहीं था। यानी वो वोट स्टेट में नहीं डाल सकते थे, सेंट्रल में डाल सकते थे। उनकी तो मैंने झोपड़ी देखी, जो 47 में झोपड़ी बनी थी वैसी झोपड़ी अभी भी बनी हुई थी। एक बड़ा काम किया, धारा 370 हटाया, 35 से हटाया, जो भारत का सब कानून है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश एक है, ये काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने करके दिखाया और हम देश अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब कोरोना पेंडेमिक आया और इस वक्त पूरे दुनिया में इससे हाहाकार मचा तो भारत ने भी उससे मुकाबला किया। कई लोग कहते हैं कि अगर हम कब उसको बंद करते, तो मैंने पहले भी कहा, जो मिस्टर पॉल है नीति आयोग के सदस्य अगर कहते हैं वो कि अगर इसको हम जल्दी में बंद नहीं करते, चेन न तोड़ते, तो अगर दुनिया के 15 देश को ले लें जहां कोरोना सबसे ज्यादा है, उनकी आबादी करीब 135 करोड़ है, हमारी आबादी 137 करोड़ है। लेकिन उनके यहाँ अगर सब उन मुल्कों को जोड़ लें, मौत की संख्या आबादी के तनासुब में देख लें, तो भारत में भी कम से कम 40 लाख लोगों को होता, 70 से 80 हजार लोगों का अभी तक डेथ होता। लेकिन प्रधानमंत्री ने सूझबूझ दिखाई और मैं बहुत जिम्मेदारी से अनुजी कहता हूं
कि इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी बात को लोग मानते हैं। तो जो प्रधानमंत्री ने जो भी कहा 135 करोड़ आवाम साथ में खरीदे। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना वॉरियर का हौसला बजाइए, तो ठीक है, हमारे विरोधियों ने कहा नहीं साहब आप थाली बजवा रहे हैं, पूरी दुनिया में कोरोना वॉरियर का सम्मान हो रहा है, हमने भी किया। जब कहा दिया जलाएंगे तो प्रियंका जी ने कहा कि नहीं पावर ग्रिड फेल हो जाएगा। कहाँ पावर ग्रिड फेल हुआ है? तो हम लोगों ने इस लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ा है। और आज मैं कह दूं कि कोरोना के टाइम में भी, ठीक है, आपको आपके चैनल पर बहुत से लोग आके कहते होंगे, देखिए पहले दिन ही प्रधानमंत्री ने 1,70,000 करोड़ का गरीब कल्याण का पैकेज दिया। हम देश में 80 करोड़ इंडिविजुअल को हम उनको अनाज दे रहे हैं, उनको वन नेशन वन राशन के जरिए अनाज दे रहे हैं। और 3 महीने का दिया, 3 महीने का और देंगे। 20 करोड़ जो महिलाएं हमारी बहनें हैं उनको 500 रुपया उनके खाते में डालने का काम किया, किसान के खाते में डालने का काम किया। यानी डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर है वो अकाउंट में करीब हमने 52,000 करोड़ डाले और साथ में ये सब भी फैसिलिटी दी। ये देश को अब हमने क्या तय किया कि ये चुनौती को जो प्रधानमंत्री ने कहा कि अवसर में बदलेंगे, तो अवसर में बदलने के लिए हम लोगों ने इसमें आत्मनिर्भर भारत हो, इसके लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज लेकर आए। कई लोग मजाक उड़ाएंगे साहब ये तो लोन है, लोन बांट रहे हैं। अरे साहब कौन लोन दे रहा है? सरकार ने गारंटी दी है कि अगर आप कोई काम शुरू करेंगी 50 लाख से करोड़ का, तो आपको वो पैसा जो है गवर्नमेंट जो आपको देगी उसका आप उसकी गारंटी सरकार देगी बिना गारंटी के। तो ये बहुत सी चीजें एमएसएमई के सेक्टर में। और कई लोग आपसे ये भी सवाल पूछेंगे जो मुझसे पूछा जाता है, मैं उसका जवाब अभी एक लाइन में और दे देता। कई लोग कहते हैं साहब आपने 4 घंटे में बंद कर दिया। अगर हम 4 घंटे में न बंद करते तो बहुत दिक्कत आती। और हमने जो लॉकडाउन किया है 21 दिन का, उसमें ये किया कि हमारे लोगों को दुश्वारी ना आए। पहले पीपीई किट हम सब बाहर से मंगाते थे, एक नहीं बनता था। मास्क बाहर से मंगाते थे, वेंटिलेटर बाहर से मंगाते थे। अब हम उसमें आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हर सेक्टर में आत्मनिर्भर होंगे, यानी स्वदेशी को आगे बढ़ाएंगे। यानी हम अपने देश में बनी हुई चीजों से लगाव रखेंगे और इस देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसके लिए भी काम हो रहा है। तो देश में बड़ा काम हो रहा है। पूरी दुनिया तो भारत के मॉडल को अडॉप्ट कर रही है। हमने दवा दी तो पूरी दुनिया में हमने 100 देशों में दवा भेजी। तो भारत तो कोरोना की लड़ाई में विश्वगुरु बन के उभरा। अमेरिका तक ने भारत से गिड़गिड़ा कर कहा कि हमारे यहाँ दवा भेज दो। ट्रंप ने भी कहा। तो आप समझिए कि हम काम कर रहे हैं, काम करेंगे। ठीक है शहनवाज जी, आपने जो कोरोना संकट है उस पर अपनी बात रखी, लेकिन ये पूरी बात अधूरी रह जाएगी अगर विपक्ष का जो कहना है वो एक सवाल के रूप में मैं आपके सामने ना रखूं। तो मेरा पूछना आपसे ये होगा इस कोरोना संकट को लेकर। आपने कहा कि समय बहुत कम था, जो 4 घंटे थे वो बहुत मामूली समय था। अगर इसमें लोगों को आने जाने की छूट दे दी जाती तो शायद ये संकट और ज्यादा बड़ा होता। लेकिन अब विपक्ष ये कह रहा है कि आपने पहले तो अनप्लान तरीके से ये लॉकडाउन लोगों पर थोप दिया, जो लॉकडाउन 1 था, और उसके बाद जो आप अनलॉक 1 कर रहे हैं उसमें भी आप अनप्लान तरीके से काम कर रहे हैं। जहां संख्या बढ़ रही है वहां पर आप लोगों को छूट दे रहे हैं। तो ये जो पूरी प्लानिंग है ये कहीं सफल होती नहीं दिख रही। ये विपक्ष का सवाल है आपके लिए। नहीं, ये उनका जो सवाल है, देखिए उन्हें सत्ता में रहना नहीं आता और विपक्ष का रोल भी अदा करना नहीं आता। पेंडेमिक के वक्त में, वॉर टाइम में, जब कोरोना से एक बड़ी लड़ाई हो रही है, वॉर से भी बड़ी लड़ाई है, इस वक्त हम सब एकमत होना चाहिए। देश के सारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ एकजुट होकर इकट्ठे होकर लड़े, इसमें कोई शक शंका नहीं है। कई जगह जो कांग्रेस ये सवाल उठा रही है, उनको जब वो कोई कांग्रेसी आपके हाथ लग जाए तो उससे पूछेगा कि पंजाब ने तो पहले ही कर्फ्यू लगा दिया, यानी देश में अनाउंस होने से पहले लगाया, तो वो क्यों लगाया? यानी आपके राज्य में हो जाए तो आप बहुत अच्छे हैं। अभी जो हम लोगों ने किया 21 दिन का लॉकडाउन एक्सपर्ट की राय पे किया, इसलिए किया कि अगर हम समय थोड़ा भी देते तो दिक्कत होती। बीच में कुछ चेन टूटी, आपको पता है कि कई घटनाएं देश में ऐसी हो गई जिसकी वजह से दिक्कत आई। लेकिन अभी जो अनलॉक कर रहे हैं, जान है जहान भी, जो हमने चेन तोड़ना था वो तोड़ दिया, जो जागरूकता फैलानी थी वो फैला दी, जो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाना था पढ़ाया। अभी भी कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी रखिए, हाथ सैनिटाइज कीजिए, बार बार साबुन से हाथ धोइए, जहां साबुन नहीं है वहां राख से भी हाथ धोइए, अपना ख्याल खुद रखिए। कोरोना को कोई नहीं हरा सकता,
कोरोना को आपके दर्शकों को कहना चाहता हूं, आप खुद हरा सकते हैं। इसलिए अभी जो छूट दी जा रही है वो सारे एक्सपर्ट की राय, फिर राज्यों की राय, इसको लेकर दी जा रही है। लेकिन कई लोग इसको कहते हैं, जैसे कई ये भी कहेंगे मजदूर इतने चले तो आप लोगों ने सही से प्लानिंग नहीं की। ये बात सही है कि मजदूरों को बहुत कठिनाई हुई, जो एक एक घर में 7-7 लोग रहते थे, एक रूम में रहते थे, वो पैदल भी चले। ये एक इसका दुखद पार्ट है। अभी रेलवे ने फिर जब बैठक हुई, सारे मुख्यमंत्रियों से राय करके ये तय हुआ कि रेलवे गाड़ी चलाएगा। 50 लाख से ज्यादा लोग पहुंचाए जा चुके हैं और उन लोगों को पहुंचाकर अब उन जो रुकते भी हैं मजदूर, जहां क्वारंटाइन में रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, उनको जो 3 वक्त का खाना दिया जाता है वो भी भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। यानी पूरा भारत सरकार ध्यान रख रही है, राज्य सरकार भी अच्छा काम कर रही है। लेकिन सिर्फ आलोचना कर देना ये सही नहीं। हम लोगों ने एक्सपर्ट की राय ली, वो संकट बढ़ता गया। अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन होते तो 21 दिन में ही तोड़ देते कोरोना के जो विश्वास था हम लोगों का। लेकिन अच्छा। हुआ, कुछ गलतियां हुई, वो आपको मालूम है। ठीक। शहनवाज जी, मैं इससे पहले उसी सवाल पर आपको ले जाना चाहूंगी। जो सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है, उसका जो पहला साल है, उसके काम पर ही अगर मैं अपनी बात को आगे रखूं तो जिस तरह से सरकार और जब समय समय पर आप सभी लोग कहते रहे हैं कि सरकार का पूरा प्लान है इन 5 सालों में कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो छूने हैं, जिन पर काम करना है, जिन्हें बदलना है, जो पिछली सरकारों के द्वारा नहीं किया गया है। मान लीजिए अगर ये कोरोना संकट नहीं होता, जिस क्रोनोलॉजी की बात की जाती है, ये क्रोनोलॉजी आखिर किस दिशा में बढ़ती आगे अगर ये कोरोना संकट नहीं होता? या फिर मैं इसे यूं भी रख सकती हूँ कि आगे आने वाले 4 सालों में हम कौन से ऐसे वो बड़े मुद्दे देखेंगे जिन पर काम करना देश के लिए बहुत जरूरी है? देखिए, करीब करीब देश के वो सब मुद्दों को हमने हल करने का काम किया। हमारे मुद्दे क्या हैं? जो हमारा मैनिफेस्टो है वो हमारा मुद्दा है। यानी धारा 370 समाप्त हो गई, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट आ गया, ट्रिपल तलाक खत्म हो गया। हमने ज्यादा देर नहीं रखते। ये मोदी है, ये 5 साल इंतजार नहीं करता, ये 5 मिनट इंतजार नहीं करता। जब आपको जनता ने इतना बड़ा बहुमत दिया, इतना अधिकार दिया, तो आप इंतजार करेंगे कि कर हम इंतजार करेंगे क़यामत तक, और खुदा करे क़यामत हो अतू आए, इसके लिए थोड़ी। जनता ने तो हमें सपोर्ट दे दिया ना, जनता ने मैंडेट दे दिया, काम करने के लिए चुना है। नहीं तो विपक्ष की पहली सरकार है जो इतनी बहुमत से दोबारा आई। नहीं, कांग्रेस की ही आती रहती थी, वो भी कभी गरीबी हटाओ का नारा, कभी इंदिरा जी के नाम पर, कभी राजीव जी के नाम पर, कभी शहादत के नाम पर, कभी आजादी हमने दिलाई ये कह के इस नाम पर उन्होंने हुकूमत दी। उन्होंने तो गरीबी हटाओ का नारा दे दे के हर चुनाव जीतते थे और गरीबी वहीं की वहीं रहती थी। हमारे लिए अब एक मकसद है, आत्मनिर्भर भारत बनाना, सौहार्द के साथ देश को चलाना, इस देश को हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई को एक मोती की माला में पिरोकर इस देश को विश्व गुरु बनाना, ये 21वीं सदी भारत की सदी बनाना, ये हमारा मकसद है और इसी मकसद पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक। शहनवाज जी, आप बता रहे हैं कि किस तरह से सरकार ने काम किया है और क्या उसकी कार्यशैली रही है। लेकिन अगर मैं इसे और बड़े दायरे में देखूं तो एक देश से सरकार से नहीं चलता, उसमें जनता का सहयोग चाहिए। वो देश से सरकार से और प्रशासन से नहीं चलता, बल्कि उसमें विपक्ष का भी सहयोग चाहिए। तो जो विपक्ष की भूमिका रही है इस पूरे 1 साल में, क्या उसे आप एक सहयोग के रूप में देखते हैं या फिर रोड़े अटकाने वाले कुछ कदमों के रूप में देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में एक चीजें होती, जो जनता का निर्णय वो आप भी मानती, मैं भी मानता हूँ, देश भी मानता है। यहाँ जनता का निर्णय क्या है? जनता का निर्णय है कि कांग्रेस को सत्ता से बेदखल रखा, ये जनता का निर्णय है, मेरा नहीं। दूसरा, विपक्ष का रोल भी नहीं दिया उनको। यानी फिल्म ऐसी बनाई जिसमें हीरो है, विलेन को हटा दिया। यानी उनको कोई रोल ही नहीं, उनको 54 सीटें भी नहीं दी। यानी विपक्ष के नेता का दर्जा लायक भी नहीं समझा, आपको सत्ता के लायक नहीं समझा, विपक्ष के लायक भी नहीं समझा। उनका रोल क्या है? वो थोड़े दिन चुप रहे, उसके बाद टेलीविजन पे भी अपने प्रवक्ता सब विड्रॉ कर लिए उन्होंने, वो भी नहीं आते थे। उसके बाद वो इंतजार में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, एक्टिव हो गई, भड़काने लगी, देश के मुसलमानों को कहने लगी आपकी नागरिकता चली जाएगी। कोई नागरिकता नहीं जाने वाली।
इस देश का बंटवारा हुआ, जिनको जाना था पाकिस्तान चले गए। जो जिन मुसलमानों ने तय किया कि ये सरजमी है, ये जननी मातृभूमि है, हम जिंदा हैं तो इसी मुल्क के लिए और मरेंगे तो इसी मादरे वतन के खाक में मिलेंगे, वो यहीं रह गए। और मैं कहता हूं कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलेगा। भारत से अच्छा संविधान नहीं मिलेगा, यहाँ भारत से अच्छी न्यायालय व्यवस्था नहीं मिलेगी, जहां बराबरी की निगाह से देखा जाता है। तो लेकिन इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा, आप एनआरसी लगा दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता देने वाला है, किसी की भी नागरिकता लेने वाला बिल नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बीजेपी से नफरत करते हैं, वो मोदी जी से नफरत करते हैं, अमित शाह जी से करते हैं, हमसे करते हैं। ऐसे लोगों को तो बहुत चुभता होगा जब मोदी जी को देखते होंगे, हम लोगों को टेलीविजन पर देखते होंगे, दिल जलता होगा। तो दिल जलता है तो जलने दे, कोई बात नहीं, हम तो सेवा करेंगे। तो वो तंग नजरी से देखते हैं, तंग दिल होकर देखते हैं। ऐसे लोगों को हम लोगों ने जवाब दिया है और अपने काम से दिया है। तो विपक्ष का रोल है, लेकिन विपक्ष का रोल क्या है? देश के प्रधानमंत्री को चोर कहना, भ्रम पैदा करना, अर्बन नक्सल के को भड़काने का काम करना, प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश करना, क्या ये रोल विपक्ष का रोल है? उन्हें विपक्ष में बहुत दिन नहीं रहे ना, थोड़ा दिन सीखेंगे। अभी देखिएगा, जैसे हम लोग 50 साल रहे ना विपक्ष में, अनु जी, कांग्रेस भी 50 साल विपक्ष में रहेगी कम से कम, इसको नोट करके रख लीजिएगा। तो 50 साल में हमने भी सीखा, 4 वो साल भी के सीख बारे में लेंगे। पूछा था आपने, अगले 50 साल की पूरी आपने अपनी रणनीति, नहीं, अपनी हमने प्लानिंग हमने बता तो दी है। अपने को मिसाल दिया ना। मैंने कहा 50 साल हम विपक्ष में रहे तो हमने सीखा ना। हमने सीखा जब देश में युद्ध हो रहा हो, विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, इस पर कभी कोई विवाद होता था? अटल बिहारी वाजपेयी जी यूएन में गए थे पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करने, विपक्ष के नेता थे, मनमोहन सिंह की सरकार ने उनको भेजा था, वो लड़ाई पार्लियामेंट यूएन में जाकर जीत के आए, तब विपक्ष ऐसा था। आज विपक्ष का क्या काम है? सुबह आलोचना करना। सोनिया जी कहेंगे हमने बस दे दिया जी, 1000 बस देंगे, उसमें आधा स्कूटर निकल जाएगा, आधा गाड़ी पंचर, कुछ ब्रेक फेल। हमने कहा भाई योगी जी चला रहे हैं ना गाड़ी, 12,000 यानी 750 जनपद में तो 200 बसें रोज चल रही। अभी तो 50,000 बस चला चुके, 50 लाख ट्रेन से बेच चुके। लेकिन ये लोग सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। चलिए, और मैं इस बात को अगर और आगे ले जाऊं, क्योंकि अब ये कोरोना संकट खत्म होगा, उसके बाद दोबारा से पटरी पर लौटेगा देश और जो पहले काम होते थे वो आगे बढ़ेंगे, चुनाव भी आएंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि बिहार में है, असम में है, पश्चिम बंगाल में है, कोरोना संकट से ये जो पूरी सिचुएशन है ये काफी बदल गई है। मैं इसे इस तरह से रखूंगी कि आपने पूरे साल एक सिलेबस की तैयारी की, लेकिन जब आप एग्जाम देने पहुंचे तो आपका सिलेबस चेंज हो गया। यानी आपने अलग अलग मुद्दों पर अपनी राजनीति या फिर किस तरह से वार करेंगे दूसरे राज्यों की जो विपक्ष में सरकार होगी या फिर जो मौजूदा सरकार होगी उस पर, वो पूरा अब फिनोमेना बदल चुका है। अब आपको बात करनी होगी कि किस तरह से जो मजदूर हैं या फिर जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है उसके लिए आप क्या काम करेंगे। तो सिलेबस पूरा चेंज हो गया, उसके लिए कितनी तैयारी है आपकी? नहीं, देखिए, हम लोगों की पूरी तैयारी है। हमें अभी पहला चुनाव तो बिहार में हो, कोरोना का जो पहला लिटमस टेस्ट है वो बिहार में होने वाला है आफ्टर कोरोना। और बिहार में हम जेडीयू और एलजेपी के साथ बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी। प्रचार का तरीका जरूर बदल जाएगा, लाखों की रैली नहीं हुआ करेगी, लेकिन अभी जैसे लोग चलते फिरते हैं, राशन की दुकान पे जाते हैं ना लोग, स्टेशन जाते हैं ना, एयरपोर्ट जाते हैं ना, वहाँ लाइन में लग के वो टिकट लेते हैं ना, गाड़ी में बैठते ही हैं। तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन तय करेगा, थोड़ा टाइम बढ़ाएगा, यानी सुबह 5 बजे से रात में 10 बजे तक पोल हो सकता है। ये कोई तरीका अपनाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वोट होगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई वोट में दिक्कत आने वाली है। और हम लोग डिजिटल प्रचार में बहुत माहिर हैं पहले से, तो हमें तो घबराहट नहीं। जिनको घबराना है वो घबराए, उनको डिजिटल तरीके से प्रचार करना पड़ेगा। अमेरिका में जो कंपेन होता है, यूएस में, इस सब में आप जानते हैं टेलीविजन डिबेट में होगा, हम आपकी टीवी पे आएंगे, एक कांग्रेस का प्रवक्ता भी आप बुलाएंगे, हो जाएगी बहस, जनता सुन लेगी,
हम आएंगे, हम अपनी बात रखेंगे, पहुंच जाएगी जनता तक। आपको तो एक अब जब चुनौती भी सब मिली कुछ थी राहुल गांधी की तरफ डिजिटल से। हो जाए। जी, जी। सब कुछ डिजिटल होगा। हम्म। तो वही उन्हीं मुद्दों पर मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि मजदूरों का मुद्दा होगा, क्योंकि मजदूरों को ना राहत जो देखा जा रहा है किसी भी तरीके से नहीं मिल रही, किसी एक राज्य से नहीं मिल रही, दूसरे राज्य की बात आप छोड़िए, ना केंद्र से मिल रही ना राज्य से मिल रही। उनका यही कहना है कि हमें मदद देने वाला कोई नहीं है। ये एक बड़ा मुद्दा होगा, बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा होगा, लोगों के पास नौकरी नहीं होगी और अर्थव्यवस्था पूरी धराशायी हो जाएगी, जो अभी तक आंका जा रहा है, जो अर्थशास्त्री कह रहे हैं। तो आखिर इन चुनौतियों से कैसे निपटेंगे? देखिए, मैंने कहा चुनौती को अवसर में बदलने वाले को ही नरेंद्र मोदी कहते हैं। जब जब चुनौती आई है, आपको याद है कि वो मुख्यमंत्री बने थे तो अर्थक्वेक आया था गुजरात में, कितना बड़ा आया था, उसको अवसर में बदल दिया। सूरत में कितनी बड़ी बीमारी आई थी गंदगी से, उसको अवसर में बदल दिया। आज सूरत हिंदुस्तान का सबसे तरक्की करने वाली सिटी के तौर पे देखी जाती है। और इतना सूरत में पहले गंदगी का प्रतीक, इतनी गंदगी होती थी, वो हटाने का काम किया। आज इतनी सबसे साफ सुथरी सिटी सूरत है। तो नरेंद्र मोदी जी चुनौती का सामना करते हैं। जब वो मुख्यमंत्री थे तो क्या क्या कहा था कांग्रेस के लोगों ने, मौत का सौदागर और क्या क्या कहा, उस पहाड़ आके आए और उन्होंने उसका जवाब दिया। इसी तरह आज जो हमारे सामने चुनौती है, वो एक तो है कि हम दुनिया के, जो चाइना के खिलाफ पूरी दुनिया का माहौल है, हमारे बॉर्डर पर भी वो पूरी दुनिया का ध्यान बांटने के लिए थोड़ी बहुत शरारत करता है, लेकिन हमें मालूम है शरारती बच्चे को कैसे ठीक करना है। तो चाइना को हमने डोकलाम में भी जो हमने जवाब देना था दिया था, अभी भी दे रहे हैं। और ये जो स्टैंड ऑफ है ये भी दूर होगा। तो पूरे दुनिया के लोग अब चाहते हैं चाइना से कंपनियां भारत आए। तो जब भारत कंपनी आएगी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। हम लोगों ने सेक्टर में बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है, कोल में, एनर्जी में, बहुत सेक्टर में रिफॉर्म किया है। तो उन सबको रिफॉर्म करेंगे। अभी रिफॉर्म और भी दिखेंगे आपको। ये जो पहले होता था, बैंक पैसा लेके बैठ देते थे और किसी को देते नहीं थे, जबकि यूरोप में, गल्फ में आप जाएं तो आपको काम करना है, तुरंत बैंक लोन देगा। भारत में तो ताला कुंजी लगा के बैठ जाते थे। तो हम लोगों ने कहा है कि लोगों को अवसर देंगे, और जब संभावनाएं बनेंगी तो उससे भारत और ताकतवर बन के उभरेगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता। जी। और शहनवाज जी, अब मैं एक आपकी भी निजी राय जरूर जानना चाहूंगी, हमारे दर्शक इसे जरूर सुनना चाहेंगे। आपने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी आप कैबिनेट मंत्री रहे हैं, आपने उनके काम करने का तरीका भी देखा है, उनका कार्यकाल देखा है। और अब क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त देश को चला रहे हैं, उनकी दूसरी सरकार का पहला कार्यकाल, पहला 1 साल का कार्यकाल भी खत्म हो गया है, तो आप किस तरह से देखते हैं दोनों की कार्यशैली को, और जो अभी तक का आपका अनुभव है उसके अनुसार आप कैसे इसे बयां करेंगे 1 साल को? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी एनडीए के प्रधानमंत्री थे। 181, 182 दो बार सीटें आई। तो सबको मिला जुला के चलने का नाम ही अटल बिहारी वाजपेयी। वो सबको मिलाकर उनको चलाना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं था। जो अटल जी के भी पार्लियामेंट की स्पीच है कि एक बार जब बहुमत होगा, उन्होंने खुद कहा पार्लियामेंट के फ्लोर पर, तो हम इन सब मुद्दों को छुएंगे, अभी नहीं छू रहे हैं कि बहुमत नहीं। तो वो बहुमत वैसा नहीं था, लेकिन फिर भी अटल जी ने बहुत बड़ा काम किया। आप देखिए, जो रोड्स आपको हिंदुस्तान में दिख रहे हैं, गांव गांव में रोड दिख रहे हैं। आप भी गांव से आती होंगी, आपने गांव के अंदर पहले कच्ची सड़कें होती थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वो सब अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर आए, रोडों का जाल बिछाया, देश को आगे लेकर गए। और नरेंद्र मोदी जी उन्हीं के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ 303 का एक बीजेपी अपने दम पर है, हमारे एलाइज साथ हैं, एनडीए की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी रहमो करम पर नहीं है। जनता ने हमें पूरा मैंडेट दिया है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी उसी रफ्तार से काम कर रहे हैं। अटल जी भी उसी रफ्तार से करते थे, लेकिन बहुमत राज्यसभा में भी नहीं था, लोकसभा में भी पूरा नहीं था। जब बहुमत मिला तो देखिए
मिनटों में गायब कर दिया हमने धारा 370। लोग कहते थे छू नहीं सकते। तो ये है इस सरकार में जनता का, यानी एक 181 हॉर्स पावर का इंजन और 303 पावर का इंजन, इसमें थोड़ा, क्योंकि जनता ने ताकत ज्यादा दे दी, और तो जनता ने दे दी, हम बहाना भी नहीं कर सकते नहीं जी हमारे पास बहुमत नहीं। उन्होंने दिया काम करने के लिए देश को, तो हम देश का काम कर रहे हैं, समाज के हर वर्ग को जोड़कर चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस रास्ते पर चल रहे हैं। ठीक, तो शहनवाज जी, बस मैं अब अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं आपसे जरूर ये जानना चाहूंगी कि हमारे दर्शक भी आपसे जरूर पूछना चाहेंगे कि अगले 4 सालों में हम क्या देखेंगे। आप समय समय पर सरकार का पक्ष रखते हैं, आप मीडिया के सामने आते हैं, ये सवाल भी आप ही से है, अगले 4 सालों में हम क्या देखेंगे ऐसा नया? देखिए, अगले 4 सालों में भारत को एक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पे देखें। अगले 4 साल में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट और बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के अंदर देखेंगे। अगले 4 सालों में भारत को और शक्तिशाली देखेंगे और आत्मनिर्भर देखेंगे। अगला 4 साल मिशन है इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का। जी, और शहनवाज जी, एक सीधा सवाल मैंने आखिर के लिए रखा है। सीधा सवाल यह है कि पीओके हमारा कब होगा, और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी क्या सरकार कुछ सोच रही है? उस सवाल के जो जवाब हैं वो सही वक्त पे दिए जाएं तभी ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान रोज बयान देते हैं भारत की पीओके पे नजर है। हाँ, हमारी नजर है। जनता के मन में जो है उसके उम्मीद पर 100% खड़े उतरेंगे मोदी जी, इंतजार कीजिए। चलिए, तो इंतजार किया जाएगा, और पूरी उम्मीद है कि जो और बड़े फैसले लेने हैं उसमें भी सरकार इन 4 सालों में नहीं चूकेगी। शहनवाज जी, जनसत्य न्यूज को आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे शहनवाज हुसैन, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर मजबूती से कदम उठा रही है, और भविष्य में देखना होगा कि और क्या कुछ फैसले लेने में ये सरकार किस तरह से मजबूती से आगे बढ़ती रहेगी, और बहुत कुछ है आगे अभी देखने के लिए। फिलहाल जनसत्य न्यूज पर इस वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।